Good morning student, it's your bio classes and today we will discuss about the infectious agents. कौन कौन से एजेंट इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम आज टॉपिक्स में जानेंगे. So let's discuss the topic. Here you see the infectious agent, pathogens or a microbe that cause infectious disease. जो भी इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं वैसे जो भी माइक्रोब्स होंगे उन्हें पैथोजेंस भी कहते हैं और इन्फेक्टियस एजेंट्स भी कहते हैं. यहाँ पे एक टेबलेट फॉर्म में इन्फेक्टियस एजेंट्स के नेम लिखे हुए हैं. Here you see virus, bacteria, fungi, protozoan and worm. क्लास 8 में आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा. 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक. और ये जो इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं उसके फॉर्म्स यहाँ पे इंक्लूडेड है. दैट इज़ वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स, ये सब वो कॉज करते हैं. बैक्टीरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ये जितने भी डिजीज़ हैं ये इन्फेक्शंस क्रिएट करने वाले हैं और ये एक वेक्टर की तरह और एक कैरियर की तरह काम करते हैं जो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से ही रोका जा सके किसी तरह से भी. Here you see why do we need to understand the characteristic of this infectious agent. Obviously हमें इस infectious agents के characteristic जानने बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल आज की जो पेंडेमिक सिचुएशन है, हम जब तक कोरोना वायरस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं जानेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम उसे डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं. तो जब उसके लिए इतनी ज़्यादा जो भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वैक्सीन्स पे, ये बनाने से पहले उन्हें ये रिसर्च करना पड़ा था कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. दैट मीन्स वो किस टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पा रहे हैं या अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. इन दैट वे कि वो खुद को कैसे प्रिवेंट करते हैं, बचाने के लिए वो क्या क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं. और क्योंकि उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है और क्यों वो अपने आप को बार बार अपना जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, इस वजह से ये थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है कि वैक्सीन को हम कैसे सर्च आउट करें. यहाँ पे भी यही चीज़ बताया गया है कि जब तक हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं सर्च कर पाएंगे तब तक हम उस डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते. आज तक जितने भी वैक्सीन्स निकले हैं, जब तक उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स या पैथोजन की कैरेक्टरिस्टिक को सर्च आउट नहीं किया गया तब तक उसके वैक्सीन्स को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया था. लाइकवाइज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को पहले जाने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे वायरस जो है ये होस्ट बॉडी के इनसाइड में ग्रो करता है, मतलब लिव एज अ लाइफ स्पेंड करेगा, लेकिन जब वो होस्ट बॉडी के बाहर रहता है वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है. तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि जो वायरस आज के टाइम में भी है, प्रेजेंट है, जो कहते हैं लोग कि 10 घंटे यहाँ पे रहता है, 8 घंटे यहाँ पे रहता है, ऑब्वियसली वो रहता है बट वो नॉन लिविंग फॉर्म्स में उतनी बॉडी से बाहर रहता है. बट बॉडी के अंदर जैसे ही वो इन कर जाएगा वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा. इसलिए 8 घंटा सर्वाइव करना दैट मीन्स कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है, उस समय वो इतनी देर तक वहाँ प्रेजेंट है. उसका लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकता है उतनी देर तक, उसके बाद वो नॉन लिविंग की तरह वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. अगर वो बॉडी में इन करता है तो वो एज अ लिविंग बॉडी होस्ट बॉडी को यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं. बैक्टीरिया डू नॉट जनरली लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी. ऑब्वियसली बैक्टीरिया होस्ट बॉडी की तरह यूटिलाइज नहीं करता किसी की बॉडी को. और वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी, ये जो तीनों है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर्स बहुत जल्दी क्विकली बढ़ा सकते हैं. विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये मिलियंस एंड बिलियंस में कन्वर्ट हो सकते हैं. इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं. जो वर्म्स होते हैं ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करते, बॉडी के इनसाइड भी नहीं करेंगे और बॉडी के आउटसाइड भी उतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. नाउ सी हाउ पेनिसिलिन कैन हेल्प फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया. पेनिसिलिन जो एक टाइप का एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है. ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है. ठीक है. जो बैक्टीरिया, पर्टिकुलर बैक्टीरिया,
वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक सेल वॉल बनाते हैं। आप पहले भी सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ चुके हो। वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये सेल वॉल क्या करता है, पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन या एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क करेगा और अपने आप को हार्म नहीं, बैक्टीरिया अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाने देते हैं। जैसे ये ऊपर की कोटिंग बन जाएगी सेल वॉल की, तो कोई भी मेडिसिन इन नहीं करेगा और ये जो बैक्टीरिया अंदर सर्वाइव करता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर कोटिंग को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए पेनिसिलिन को इन्वेंट किया गया। जब इस पर्टिकुलर सेल वॉल पे एंटीबायोटिक वर्क करता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जब वर्क करेगा तो ये इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, जब ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया है उस तक वो एंटीबायोटिक पहुंच पाएगा और उसके ग्रोथ को ब्लॉक कर देगा, मतलब उसे ग्रो ही नहीं करने देगा। वो बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट है बट वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारे नंबर्स नहीं बना पाएंगे, वो वैसे ही रह जाएंगे और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये बैक्टीरिया पर वर्क कर रहा है और वायरस पे क्यों नहीं कर सकता है, तो वायरस के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी डिफर करते हैं। ठीक है, तो हम पेनिसिलिन को वहाँ, या इवन हर एक डिजीज़ के लिए हर एक अनदर टाइप ऑफ वैक्सीन्स होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, अभी के जैसे कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे न्यूज़ आप देख रहे होंगे, उसमें एक टाइप का स्पेशल प्रोटीन मिला है, दैट इज़ स्पाइक प्रोटीन, जो बॉडी में लॉक एंड की मॉडल में जैसे लॉक होता है ना, लॉक्स और की सबके स्पेशल होते हैं, ताला चाबी जो कहते हैं ना, ये हर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी ही होती है। वैसे ही लॉक एंड की मॉडल पे ये वर्क करता है। ये स्पाइक प्रोटीन जो है पर्टिकुलर एरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइप के ही एंटीबायोटिक चाहिए। जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन आज की डेट में बहुत ज़्यादा कारगर हो रहा है। इसी के बेसिस पे लोग वैक्सीन्स भी सर्च कर रहे हैं कि कैसे इस लंग्स इन्फेक्शन वाले वायरस को रोका जा सके। बट हम इसमें एंटीबायोटिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को यूज़ तो कर सकते हैं, बट ये वैक्सीन नहीं है एक्चुअली। ये थ्रू आउट हम जैसे बॉडी में ले लिए तो कभी इन्फेक्शन नहीं होगा कोरोना का, इसलिए वैक्सीन को इन्वेंट किया जा रहा है। इस पर कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते हम ना, इसीलिए। हेयर इज सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज़, यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ के नेम बताए गए हैं, लेकिन ये जो डिजीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो मोड ऑफ ट्रांसमिट कैसे होते हैं। जैसे कि एयर बॉर्न डिजीज़, एयर के इन्फेक्शन से जो डिजीज़ हो सकते हैं वो कॉमन कॉल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, जिस टीबी वगैरह है ना, ये इसी से होता है। ये एयर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब एयर से ही वो इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो इसके जो कॉजेटिव फैक्टर है वो जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी एयर में प्रेजेंट है। फूड बॉर्न डिजीज़, जिससे फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड वगैरह होते हैं, इसके लिए वायरस, फंगी, ये सारे जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया फंगीज है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इज़ एयर बॉर्न डिजीज़, फूड बॉर्न डिजीज़ फूड के बेसिस पे, वाटर बॉर्न डिजीज़ जिसमें कॉलरा, डिसेंट्री जो प्रॉब्लम होती है, ये सारे प्रॉब्लम होंगी यहाँ पे। दैट वन इज़ रिपीटेड। हियर इज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़। लाइफ स्टाइल डिजीज़ इन सेंस कि आपके जो लाइफ स्टाइल है, रहने का तरीका अनहेल्दी या फिर अनक्लीनिंग हो सकता है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ज़्यादा फूड गेन करने जैसे ओबेसिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये लाइफ स्टाइल्स में आते हैं कि आप लाइफ स्टाइल यानी डेली की लाइफ में क्या करते हो, उसके बेसिस पे अगर कोई डिजीज़ हो रहा है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़, जो भी कैरियर्स है, जैसे मॉस्किटो वगैरह ये कैरियर है, और अन्य टाइप ऑफ जर्म्स जो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू फीवर। ऑब्वियसली आप पहले भी पढ़ चुके हो कि प्लाज्मोडियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए, एंड एनाफ्लीज मॉस्किटो, दैट इज़ द वेक्टर। तो ये सारे इसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में आएंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, दैट टाइप ऑफ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पेशेंट्स। सो ये जितने भी बॉर्न डिजीज़ है, जितने भी बॉर्न डिजीज़ होंगे उसके बारे में यहाँ पे डिजीज़ को फैक्टराइज किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। इतने टाइप के डिजीज़ हैं। एंड
The last one is, where do the disease causing germ live in our body? Obviously ये सब सोचते हैं कि मतलब हमारे हैंड्स में, इसलिए हम मतलब हमारे हाथ में वो जर्म्स हो सकता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, हमारे पूरे बॉडी में इवन वो प्रेजेंट होते हैं। आप जब बात लेते हो, नहाते हो, उस समय नीट एंड क्लीन माना जाता है, बट उसके जस्ट थोड़े दिन बाद ही, क्योंकि एयर में बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट हैं, उसके बाद ही वो इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस वजह से वो माइक्रोब्स जो है वो ऑल प्लेसेस में प्रेजेंट है। अभी एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न आपने देखा ही, तो यहाँ पे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन इन आवर बॉडी वेयर द माइक्रोब्स कैन बी अटैच्ड। ऑब्वियसली ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमारे टिश्यू ऑर्गन में भी प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे माइक्रोब्स तो हमारे बॉडी के इनसाइड चले जाते हैं थ्रू द नॉस्ट्रिल, जब हम एक्सपायर करते हैं, जब हम फूड लेते हैं, तो ये सब हमारे बॉडी के इनसाइड भी जा सकते हैं। जनरली एंट्री पॉइंट जो होते हैं माइक्रोब्स के, यस ये इज मेंशन नोज़, जो नोज़ के थ्रू जाते हैं और लंग्स को हमारे इन्फेक्ट करते हैं, जो आज की डेट में कोरोना वायरस कर रहा है कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो वो नोज़ के थ्रू हमारे पहले थ्रोट रीजन को इन्फेक्ट करता है, और जिसकी वजह से कोल्ड कफ एंड थ्रोट रीजन, जो भी स्नीजिंग वगैरह प्रॉब्लम होती है वो होगी। उसके बाद लंग्स के इन्फेक्शन स्टार्ट होंगे, और ये धीरे धीरे गैसेस एक्सचेंज को डिले कर देता है, कम करने लगता है, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। एंड देयर इज़ अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, हाँ, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे, एंड देन वी कॉट दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। देयर इज़ अ पॉइंट इन्फ्लामेशन, ये एक वर्ड है, इस वर्ड को पहले आप समझ लो। आवर बॉडी हैज़ एन इम्यूनो सिस्टम इन विच इट क्रिएट्स द सेल्स दैट कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ठीक है, हमारी बॉडी में एक इम्यूनो सिस्टम है जो वर्क करता है फाइट अगेंस्ट द डिजीज। दिस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग सेल्स टू किल द माइक्रोब्स, माइक्रोबियल या इन्फेक्टियस एजेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इस प्रोसेस को इन्फ्लामेशन कहा गया है। दैट मीन्स हमारे बॉडी में जो भी इम्यूनो सिस्टम वर्क कर रहा है किसी भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट, तो हर माइक्रोब्स के लिए अलग टाइप का हमारा इम्यूनो सिस्टम वर्क करता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो उसके लिए अलग सेल्स डिप्यूट किए जाते हैं, और ये जो सेल्स हैं, सेल्स इन सेंस की वो उसका जो सिम्टम होगा वो सेल्स डिनोट करेगा। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया तो सेल्स उसके लिए जो भी सिम्टम्स डिनोट करेंगे उसे हम इन्फ्लेमेशन कहेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग द टॉपिक, किसी और वेज में बताऊं। इन्फ्लेमेशन आप ये भी समझ सकते हो, ये एक टाइप का इरिटेशन है। इरिटेशन जिसमें बॉडी रिस्पॉन्स करता है, सिम्टम्स देता है, साइन देता है, जिसकी वजह से बॉडी अवेयर हो सके कि वो पर्टिकुलर टाइप के डिजीज से सफ़र करने वाला है या कर रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, और इम्यूनो सिस्टम इसे डेवलप करता है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। चाहे वो टीबी हो, टीबी अगर हो जाए किसी को तो बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, और वो मे बी टीबी के बहुत सारे सिम्टम्स हैं वो शो करने लगेगा, जिस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन कहेंगे। और इसी वजह से इम्यूनो सिस्टम अपने आप को शो करता है कि बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, या तो वो खुद से इसके अगेंस्ट फाइट करेगा जिससे जर्म्स किल हो जाए, या फिर अगर नहीं हो पाएगा तो वो साइन एंड सिम्टम्स को और इंक्रीज़ करेगा और शो करेगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी और हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ये बॉडी मैकेनिज्म है। बॉडी ने अगर अपने लिए वर्क किया तो बेटर, अगर वो नहीं कर पाया तो वो साइन एंड सिम्टम्स अपने देंगे, जिसकी वजह से हम डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटीबायोटिक्स लेके अपने इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें, जिसकी वजह से जो भी डिजीज़ या जर्म्स हमारे बॉडी में इन कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें। सो एज अ होल दिस इज़ द टॉपिक ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए you have to note it down and ask if you have some questions. So thank you.